हम में से ज़्यादातर लोग डॉक्टर मंगेले और नाज़ियों के इंसानों पर किए गए भयानक प्रयोगों के बारे में जानते हैं। लेकिन इंसानों पर ऐसे भयानक प्रयोग करने वाले नाज़ी अकेले नहीं थे। 20वीं सदी के सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक अत्याचार जापानी इंपीरियल सेना द्वारा यूनिट 731 के अंदर किया गया था। इस यूनिट के अंदर हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स को सुनने के लिए भी बड़ा कलेजा चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप इसे ना ही सुने तो बेहतर है। बात दरअसल 1937 से शुरू होती है, जिस वक्त जापान का चीन के मंचूरिया पर कब्जा हुआ करता था और तभी वहाँ पर जैविक और रासायनिक हथियार बनाने के मकसद से यूनिट 731 की स्थापना की गई थी, जिसका मास्टरमाइंड लेफ्टिनेंट शिरो इशी था। और यूनिट 731 को जापानी विश्वविद्यालयों और मेडिकल स्कूलों द्वारा भी समर्थन मिला हुआ था, जो डॉक्टरों और यूनिट कर्मचारियों की पूर्ति करते थे। अब इसकी गतिविधियों को लेकर जो तस्वीर सामने आई वह काफी दिल दहला देने वाली थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंसार और आप सबका स्वागत है क्राइम स्टोर के इस चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बात दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद की है। विश्व युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन दुनिया में अराजकता और भुखमरी अपने पैर पसार चुकी थी और दूसरे विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ था। अब सभी देश अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए थे और उस वक्त जापान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक हुआ करता था। पहले विश्व युद्ध से ये बात साफ हो चुकी थी कि बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करने में कोई देश पीछे नहीं रहा है और अगर फिर युद्ध हुआ तो शायद ये अब तक का सबसे घातक हथियार साबित होगा। इसको देखते हुए जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 के तहत इस पर बैन लगा दिया जाता है कि कोई भी देश इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन को डेवलप नहीं कर सकता और ना ही उनका इस्तेमाल करेगा। लेकिन जापानी इंपीरियल आर्मी को तो तलाश थी बस एक मौके की, और वो मौका उसे तब मिलता है जब 19 सितंबर 1931 को जापान चीन के मंचूरिया पर हमला करता है और उसे जीत लेता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट शिरो इशी अपने दोस्त शिकाहिको कोइजुमी को मंचूरिया में सीक्रेट लैब्स ओपन करने का आइडिया देते हैं। शिकाहिको कोइजुमी जापानी इंपीरियल आर्मी में फिजिशियन और कर्नल थे। वो इस बारे में जापानी गवर्नमेंट से बात करते हैं। इसके बाद उन्हें इस लैब को ओपन करने की इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन हकीकत में कहा जाए तो वो कोई लैब नहीं बल्कि एक बूचड़खाना था। इसके बाद वो मंचूरिया में कई छोटी बड़ी लैब्स खोलते हैं, लेकिन जो सबसे कुख्यात हुई वो थी हार्बिन के पिंगफंग डिस्ट्रिक्ट में बनी यूनिट 731। इस लैब में लगभग 3000 वर्कर्स काम करते थे और शुरुआत में यूनिट 731 को वहां के आम लोगों के लिए अस्पताल के तौर पर खोला गया था, जहां पर लोगों की मर्जी से उन पर कुछ परीक्षण भी किए जाते। लेकिन यहीं पर शिरो इशी की हैवानियत जागती है और वो सोचता है कि हमारे पास युद्ध में बंदी बनाए गए हजारों चाइनीज सैनिक और नागरिक हैं, क्यों ना हम उन पर एक्सपेरिमेंट करें और अपने जैविक और रासायनिक हथियारों को मजबूत करें। इसके बाद युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को वहां लाया जाने लगा और फिर उन पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे, जिससे ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती। कभी वो लोगों को एक लाइन में खड़ा करते और उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गोली मारते, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहाँ गोली लगने पर मौत होती है और कहाँ लगने पर नहीं होती। वो किसी भी कैदी को पकड़ते और बिना बेहोश किए उसके सिर को कुल्हाड़ी से खोलते और उसके ब्रेन को बाहर निकाल कर टेबल पर रखते। फिर शिरो इशी और बाकी डॉक्टर्स उस पर रिसर्च करते। कभी वो ठंड से बर्फीली हुई जगह पर जिंदा इंसान को तब तक लिटाते जब तक वो पूरी तरह जम नहीं जाता, और फिर वो नोट करते कि उसे जमने में कितना समय लगा और कब उसकी मौत हो गई। इसी तरह इसके उलट वो गर्म कमरे में कैदियों को बंद करते और उस कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ाते और देखते कि वो कितना तापमान बर्दाश्त कर सके और कब उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके अलावा वो कैदियों को प्रेशर चेंबर में डालते और उनको तब तक प्रेस करते जब तक उनकी आंखें बाहर न निकल आएं। इतिहास के काले पन्ने जापानी इंपीरियल आर्मी की क्रूरताओं से भरे पड़े हैं और हकीकत में ऐसा लगता है कि शिरो इशी इंसानी शक्ल में एक हैवान था, जिसके हृदय में मानवता के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके एक्सपेरिमेंट यहीं पर नहीं रुकते बल्कि सारी हदें पार करने वाले थे।
इसके बाद वो लोगों में लाइलाज बीमारियों जैसे कि सिफिलिस, एथ्रॉक्स, कॉलरा जैसी बीमारियों को ट्रांसफर करने लगे और इसके तुरंत बाद वो उनके पेट को चीरते ये देखने के लिए कि अंदर के ऑर्गन्स पर इसका क्या असर हुआ है। और वो ये ऐसा बिना उस शख्स को बेहोश किए हुए करते थे, जिसको सुनकर कलेजा दहल उठता है। और इससे साफ था कि उनकी पूरी मंशा उन लोगों के साथ बर्बरता करने की थी। वो लोगों के हाथ पैर काटते और एक इंसान से दूसरे इंसान में फिट करते। महिला कैदियों का सैनिकों द्वारा रेप किया जाता और उससे पैदा हुए बच्चों पर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते। कई बार वो कैदियों को सिफिलिस और प्लेग से संक्रमित करते और फिर महिला कैदी के साथ रेप करने के लिए कहा जाता ताकि वो जान सकें कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलती है और गर्भ में बन रहे बच्चे पर इसका क्या असर होता है। चूंकि यूनिट 731 से कभी कोई कैदी जिंदा बाहर नहीं आया और कर्मचारियों ने वहां पर किए गए एक्सपेरिमेंट को हर हाल में सीक्रेट रखने की कसम खाई थी, इसलिए सबूत का बाहर आना लगभग नामुमकिन था। लेकिन टोक्यो के पूर्व में योकाइची शहर के 59 साल के योशियो सुनोजुका उस वक्त 15 साल के इंपीरियल आर्मी यूथ कोर कैडेट के सैनिक थे जब उन्हें मई 1939 में मंचूरिया में यूनिट 731 में भेजा गया। वह अगस्त 1943 तक यूनिट के साथ रहे। युद्ध के बाद वह चीन में एक सक्रिय बटालियन के साथ रहे। फिर 1952 में दूसरे एक्स यूनिट 731 मेंबर्स के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 1956 तक बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखा गया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूनिट 731 के जर्म प्रोड्यूसिंग सेक्शन को सौंपा गया था, जिसमें ज्यादातर वो लोग चूहों पर प्रयोग करते थे। लेकिन कभी कभी ज्यादा एक्सपीरियंस युवा कर्मचारियों को इंसानों पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट में मदद के लिए बुलाया जाता। हालांकि सुरक्षा बहुत कड़ी थी और वहां पर जो हो रहा था उसे सीक्रेट रखने का जुनून के हद तक पालन किया जाता था। योशियो सुनोजुका बताते हैं कि वहां ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए एक स्पेशल कमरा था जिसमें एक खिड़की थी, लेकिन उसमें देखना लगभग नामुमकिन था। उसमें लोहे के दरवाजे लगे हुए थे जो हमेशा बंद रहते थे और उसके बाहर पहरेदार पहरा देते थे। अंदर जाने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट और एक तस्वीर वाले पास की जरूरत होती थी और इंटर और एग्जिट करने का समय दर्ज किया जाता था। योशियो सुनोजुका बताते हैं कि उन्हें 2 बार उस रूम में जाने का मौका मिला जब मारुता एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। टेबल पर 2 शख्स पड़े थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि उनकी अभी अभी मौत हुई है क्योंकि उनके सीने से लेकर पेट को चीरा गया था। वो आगे बताते हैं कि उनका काम बैक्टीरिया से संक्रमित ऑर्गन्स को इकट्ठा करना और उन्हें एक कांच के डिब्बे में रखना था या कन्फर्म करने के लिए कि रोग शरीर में कितनी दूर तक फैल चुका है। शिनोजुका कहते हैं कि यूनिट के साथ 4 साल के प्रशिक्षण और ब्रेन वॉशिंग के बाद उन्हें पता था कि यूनिट 731 में क्या हो रहा था और उस दिन पहली बार उन्होंने जो देखा था उससे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उस वक्त उन्हें इसका हिस्सा बनने पर कोई गिल्टी फील नहीं हो रही थी क्योंकि युद्ध से पहले उन्हें बताया गया था कि उन्हें अपने परिवारों और जापानी लोगों की रक्षा के लिए लड़ना होगा। युद्ध के बाद जब वो चीनियों की हिरासत में थे तो उसे यूनिट 731 की गतिविधियों की पूरी दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में बताया जाता है और उस वक्त उन्हें इसका हिस्सा होने पर शर्म महसूस होती है। और वो कहते हैं कि जब हमें चीनियों ने हिरासत में लिया तो हमने पाया कि अधिकारियों ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जबकि मैंने देखा कि उनके साथ हमारा व्यवहार अमानवीय था। हम आश्चर्यचकित थे। यही एक कारण था कि योशियो शिनोजुका ने बोलने का फैसला किया और दूसरा ये कि यूनिट 731 के साथ वास्तव में जो हुआ उसे लोगों के सामने सार्वजनिक किया जाना था ताकि इस तरह की क्रूरता भविष्य में कभी दोहराई न जाए। एक और अज्ञात चिकित्सा सहायक ने 1995 के न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में अपने पहले विविसेक्शन का वर्णन किया था। उस साथी को पता था कि यह उसके लिए आखिरी दिन है और इसलिए जब वे उसे कमरे में लाए और उसे बांध दिया गया तो उसने कोई संघर्ष नहीं किया। लेकिन जब मैंने स्केलपेल ब्लेड उठाया तभी वह चिल्लाने लगा। मैंने उसे सीने से लेकर पेट तक काटा और वह बुरी तरह चिल्लाया। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। उसने एक दिल को कचोट देने वाली आवाज निकाली, लेकिन फिर आखिरकार उसकी सांसें थम जाती हैं। सर्जनों के लिए यह सब रोज का काम था, लेकिन इसने मुझ पर वास्तव में बहुत गहरा प्रभाव डाला क्योंकि यह मेरे लिए पहली बार था।
एक रोज यूनिट 731 में भेजे गए बहुत सारे कैदियों को बाहर ले जाया जाता है और खूंटों से बांध दिया गया। इसके बाद जापानी नए जैविक हथियारों जैसे कि प्लेग कल्चर या प्लेग से संक्रमित पिस्सू से भरे बम उन लोगों पर फेंके जाते हैं ताकि ये पता किया जा सके कि जंग के दौरान उनको इस्तेमाल करने से दुश्मन सेना को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कैदियों को इंसान या कैदियों के रूप में नहीं बल्कि मारूता कहकर पुकारा जाता था, जिसका मतलब लकड़ी के लठ जो वक्त आने पर जलाने के काम आते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। ऐसी सोच उनकी मानसिकता को दर्शाती है। 1945 में युद्ध के दौरान जब सोवियत संघ की सेना मंचूरिया में दाखिल हो गई थी, इसके बाद हार का आभास होने पर और जापान के सरेंडर करने से पहले यूनिट 731 को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था ताकि कोई सबूत न बचे और बचे हुए 400 कैदियों को गोली मार दी जाती है और यूनिट के कर्मचारियों को कसम दिलाई गई कि वो किसी भी हाल में इस प्रयोगशाला के बारे में किसी को कोई जानकारी कभी भी शेयर नहीं करेंगे। यूनिट 731 में रखे गए चूहों को छोड़ दिया गया, जिससे बाद में 30,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि चूहे बुबेनिक प्लेग से संक्रमित थे। युद्ध के दौरान जापानी इंपीरियल सेना ने पूरे चीन के शहरों में हार्बिन के यूनिट 731 की प्रयोगशाला द्वारा डेवलप जैविक हथियारों और इजाद की गई नई नई बीमारियों का इस्तेमाल किया, जिससे अनुमानित 3 लाख लोग मारे गए और घायल हुए और यूनिट 731 में मारे गए कुल कैदियों का आंकड़ा 3,000 के पार जाता है, जिसमें सिर्फ चीनी नागरिक ही नहीं बल्कि रशियन, कोरियन और मंगोलियन भी शामिल थे। युद्ध के अंत में चीन में पकड़े गए कुछ लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया, लेकिन उनमें से केवल कुछ लोगों पर ही युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सका। जापान में किसी को भी न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया। कहा यह भी जाता है कि अमेरिका ने जापान के साथ एक सीक्रेट डील कर ली थी कि एक्सपेरिमेंट की जानकारी साझा करने पर उन सभी पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस सारी बात को यहीं दबा दिया जाएगा और दुनिया के सामने नहीं लाया जाएगा। इसीलिए युद्ध के बाद के अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें उनके प्रयोगों की जानकारी के बदले में मुकदमा न चलाने की छूट दी। हिसातो योशिमुरा, जो फ्रोस्टबाइट यानी कि नई नई बीमारियों को विकसित करने की प्रयोगशाला के प्रभारी थे, और कोइजुमी, जिनकी रजामंदी के बाद इस यूनिट 731 की स्थापना हुई, 1941 से लेकर 1945 तक जापान के हेल्थ मिनिस्टर रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो सजा के हकदार थे बाद में जापान के ऊंचे ऊंचे पदों पर जा बैठे और उन्हें कोई सजा नहीं दी जा सकी, जबकि उनकी करतूतें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। अमेरिका ने अपने हित के लिए उन सबको आज़ाद कर दिया और शिरो इशी, जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, वो 1982 तक जिंदा रहा और बाद में फिर अपनी मौत मरा। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्राइम की कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।